Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Today we are going to solve a statement type question. Again, so I will make one video and it will be one shot and I will upload all the statement type question. But first, I am just uploading videos consistently to make sure I remain here. So let's solve this question. This shirt looking very nice on me, but who is this guy? So uh, you can read these statement. So first, in how many days can A, B and C together finish the work? मेरे को ये बताना है कि A, B, C अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे। तो आपको तो पता ही है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है। अब ये कहता है कि A प्लस बी दोनों मिलके 24 दिन में काम करते हैं और B प्लस सी 36 में करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 72। तो 24 3 ज़ा 72, 36 2 ज़ा 72। तो यहाँ से A प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आ गई और B प्लस सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब यहाँ पे A प्लस 2B प्लस सी इक्वल टू मेरा क्या आ गया 5। थोड़ा तमीज़ से लिखता हूँ यार, भाई लिखते हैं ऐसे ही हूँ मैं, अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखता हूँ, इसलिए मैं नोट्स नहीं बनाता क्योंकि समझ नहीं आते क्या लिखा है मैंने। ये ठीक है, लेकिन मुझे बताना है कि A प्लस बी प्लस सी टाइम, तो मुझे वक्त तो पता है 72, मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए। अब देखो, पहली स्टेटमेंट तो अकेले मुझे एफिशिएंसी नहीं दे सकती, दूसरी भी अकेले मुझे नहीं दे सकती एफिशिएंसी। ये दोनों का मैं यूज़ करूँगा, तभी मैंने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब दोनों स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ वैसे, अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि देखूँ यहाँ पे दोनों को मैंने ऐड किया तो A प्लस 2B प्लस 2C C इक्वल टू मेरा मेरा आया 5। और अगर मैं लिखूँ, चलो A को मैं लिखता हूँ 3 माइनस बी 5, तो यहाँ से मेरा कितना है 3 प्लस बी प्लस सी 5। तो ये तो वही आ गया बी प्लस सी इक्वल टू 2। हाँ चलो, बी प्लस सी इक्वल टू 2 मान लेते हैं, 2 मान ले, क्या यही है। अब देखो, अगर मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको वो मानता हूँ 1, ठीक है, तो मेरा ए इक्वल टू कितना है 2 आया, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा आंसर 72, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 डेज। लेकिन रुको, मुझे बी और सी की, ये तो मैंने खुद मानी ना, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू मेरी 1.5 हो सकती है, इसकी 0.5 भी हो सकती है ना। ठीक है, और अगर इसकी, तो इसकी फिर कितनी होगी, इसकी मेरी 1.5 होगी, ए की 1.5 होगी। ठीक है, तो इनको ऐड करके क्या आएगा 1.5 1.5 3 और मेगा 3.5 ना, और 72। तब मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा अलग आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ करूँ मैं छेड़छाड़, अगर मैं क्या कर लूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 3, ये मैंने दो, ए को 2 भी रख दिया है। ठीक है, हाँ अगर मैं ए को रखता हूँ 1, बी को रखता हूँ 2, तो फिर तो सी तो हो जाएगा 0, कि मेरी सी की एफिशिएंसी क्या है 0। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ,
और मैं कैसे कर सकता हूँ, ए को मैं 2.5 मान लूँ, बी को 0.5 मान लूँ, तो इसको मुझे 1.5 मानना पड़ेगा। तो 5 5 10 15, ये 4.5, तब आंसर हुआ अलग। तो मुझे देखो, मैं अगर इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ भी कर रहा हूँ ना, तो तभी मुझे क्या नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब आंसर मिल रहा है पर अलग अलग क्या मिल रहे हैं, डेज मिल रहे हैं, लेकिन मुझे एक फिक्स डे चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं अगर दोनों स्टेटमेंट का यूज़ भी करूँगा तब भी मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, देखो वैसे भी इक्वेशन कितनी है, 2 है, और मेरे वेरिएबल कितने, 3 है, तो फिर मैं नहीं निकाल सकता। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो, कैन वी हैव अ कॉमन सॉल्यूशन विच इज़ प्राइम। तो मेरे को बताना है क्या मेरे पास कॉमन सॉल्यूशन हो सकते हैं, यस और नो बताना है मुझे, जो कि क्या हो, मेरे प्राइम हो। अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो, इसको 19 × 7 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो सिंपल हो गया, x² - 19x - 7x 133। तो x = 19 आ गया, x = मेरा 7 आ गया। अब इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 5 5 9 जा 45 ऐसे। ठीक है, फिर इसको 19 × 5 और फिर 5, तो देखो मिल गए 25 और 19, तो एक 19 और एक 25 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बस फैक्टर निकाल दिए। तो देखो, अब मुझे बताना है कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो मुझे दोनों स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। अकेले से तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो है, देखो 19 है, वो कि मेरा प्राइम नंबर है, 19 पे क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ यस कि वी हैव कॉमन सॉल्यूशन, जो कि मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों का स्टेटमेंट का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट। लेकिन अकेले मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन मतलब शुरू होते हैं। अलग मतलब इनमें एक ही ऑप्शन अलग है, चौथा वाला, कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, वहाँ क्या था कि दोनों का इस्तेमाल करके मैं आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैं स्टेटमेंट का यूज़ ही नहीं करूँगा, लेकिन तभी मैं आंसर बता दूँगा। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, मेरे को बोला है कि क्या ये नंबर 500 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, अब नंबर क्या है, 327n 173n, ये। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 देखो, बोला है कि n इज़ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि a की पावर n, b की पावर n, तो यहाँ पे n अगर ऑड नंबर होता है तो a + b से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल इन दोनों को ऐड करके 500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 500। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरा 500 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बोला n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा कि n मेरा इवन भी होगा, n मेरा ऑड भी होगा। तो जब मेरा ऑड होगा तब तो मैं बोलूँगा कि यार ये नंबर क्या होगा, 500 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मेरा n इवन होगा तो तब मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि जब n इवन होता है a² + b² मान लो, तो क्या इसके फैक्टर होते हैं a + b, नहीं होते हैं। लेकिन जब मेरा ऑड होता है तब a + b क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे a³ + b³ का फैक्टर क्या होता है, a + b, a² + b² माइनस ab। तो a + b तो है ना इसमें, जब a + b है तो इट मीन्स ये इसको पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो मेरा आंसर दे रहा है, पर स्टेटमेंट 2 मेरा आंसर नहीं दे रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, कि एक ही स्टेटमेंट आंसर दे रहा है पर दूसरा स्टेटमेंट आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसको पढ़ो, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 20%। ठीक है, ये प्राइस है, मान लो पहले 100 था, अब क्या हो गया 120। ठीक है,
व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, कि एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले प्राइस था 100 रुपये, आपने क्वांटिटी ली एक्स, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, ई मान लो। दूसरे में प्राइस 120 हो गया, तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी, x2 होगी। पहले x1 थी, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेम है, तो एक्सपेंडिचर सेम है तो यहाँ से 100x1 इक्वल टू 120x2, तो यहाँ से 5, यहाँ से 6, तो x1/x2 क्या है, 6/5। तो ये मेरी क्या है, क्वांटिटी, ये मेरी क्या है, क्वांटिटी। ये अब इसने बोला है कि व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस, तो कितना होना चाहिए कंजप्शन रिड्यूस, कितना। तो पहले 6 कर रहे थे, अब कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो मेगा 1/6 मतलब 16.66। ठीक है, अब मुझे 16.66 तो आंसर तो मिल गया। अभी तक मैंने स्टेटमेंट 1 और 2 की हेल्प नहीं ली है, तो इसका मतलब मैं ऑप्शन क्या जाऊँगा, डी पे जाऊँगा, कि मैंने दोनों स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया, फिर ही मुझे आंसर मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, या ये बाद में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। जैसे कि प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर था 90, तो 90 था, जब 20% हमने वो किया इंक्रीज़, तो कितना हो गया, ये 108, कितना हो गया, 108। तो x1 और ये मान लो x2, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम ही है। तो फिर से देखो, 18×5 = 90, 18×6 = 108, तो कितना आ गया, 6/5, तो आ गया ना 6/5। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 के भी साथ करेंगे। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिंपल इसी क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर निकाल सकता हूँ, कितना मेरा परसेंटेज को हमने क्या क्या क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस, कितना हम कंजप्शन को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो 16.66% आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये देखो, द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, सैलरी, तो इनकी सैलरी 6x और क्या है, 5x। सैलरी क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, हाउ मच इज़ पीज एक्सपेंडिचर, पी का एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन की हेल्प से ही आंसर नहीं निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, तो इसमें मुझे स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो द रेशियो ऑफ पी सेविंग, तो ठीक है, और क्यू सेविंग, तो यहाँ देखो अगर मैं मान लो पी का लेते हैं, पहले पी का केस, रुको थोड़ा चार्जिंग पे लगाता हूँ, चार्जिंग पे। अब देखो कि P है, तो अगर मैं इसको 6x मान लूँ तो एक्सपेंडिचर ये मेरा 3y हो जाएगा। ठीक है, तो 6x - 3y इक्वल टू एक्सपेंडिचर, E1 मान लेते हैं। और Q का क्या हो जाएगा, 5x - 2y और एक्सपेंडिचर। तो पहले स्टेटमेंट का आंसर नहीं आ रहा है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि इनका रेशियो क्या सेम है, तो अगर इनका रेशियो सेम है तो इन दोनों को मैं इक्वल कर लूँगा ना, मैं इनको इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ से 6x - 3y इक्वल टू 5x - 2y, तो यहाँ से x, यहाँ से y, तो x इक्वल टू क्या हो गया, y। ठीक है, अब x इक्वल टू y आया है मेरा, और मेरे को निकालना है एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर पी का, अगर इस इक्वेशन को ले लूँ मैं,
तो x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3x आएगा। अब मुझे x की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5000 है, 6000 है, कुछ मालूम ही नहीं है मुझे। तो अगर मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा? मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, इट मीन्स स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का 2 को मिला के मैं आंसर नहीं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका जो ये है ना क्वेश्चन, ये वाला, तो इसका ये नहीं है, ठीक है, इसका ये वाला है, पहला वाला। इस वाले एग्ज़ाम में क्या आए थे क्वेश्चन ना, मतलब उसने सेम सेम नहीं दिए थे, उसने क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन दिए थे। ठीक है, कहीं पे उसने ये वाला डाला था, कहीं पे उसने ये वाला डाला था। ठीक है, तो मतलब ये अच्छे क्वेश्चन हैं, और उससे अच्छे इसने ये करा है, ऐसे काम किए, क्योंकि हर बार हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा ऑप्शन डी कि भाई कौन सा है, नहीं तो हम ऐसे ही कर देंगे। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।